आज हम लोग ना एग्जाम का जो लास्ट 23 का आरसी हुआ था जामिया का अपना, तो उसमें जो एग्जाम का पैटर्न्स था उनको हम ना डीप एनालाइज करेंगे। अब इस पेपर को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, इसके दो तरीके हैं। एक तो पेपर को आप रीड करोगे और आप क्या करोगे, क्वेश्चन ट्राई करके छोड़ दोगे। आप ये नहीं सीखोगे कि अगली बार जब मैंने उस सेम क्वेश्चन को जाना है क्वेश्चन की तरफ, या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा तो कैसे लाई करेगा। तो पहले ना मैं अपने क्लास के स्टार्ट इस बात से करूंगा कि हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब हम आरसी में जाते हैं तो हम किसी की तैयारी के लिए जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी के कुछ हद तक पैटर्न को आरसीए की कमेटी जो भी एग्जाम क्रिएट करेंगे, मेंबर जो भी होंगे उसके, वो लोग इस बात का बखूबी ध्यान रखेंगे कि लास्ट ईयर यूपीएससी का ट्रेंड क्या था। तो मेरा सबसे पहला सजेशन आप लोगों को, अभी साउंड नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। यस सर, आ रही है। ठीक है। सो कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रही हो अपना अपने हैंड से देख लीजिएगा, बोला ना करें प्लीज। तो मेरा समझाने का मीनिंग ये था कि आपको सबसे पहले काम करना है कि 20 के बाद 20, 21, 23 3 इयर्स के आपको सबसे पहले यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने। आप आरसी को छोड़ दीजिएगा, आप लोग क्वांट और रीजनिंग का जो कंपोनेंट है उसमें लगभग 23 से लेके 25 के बीच में एक सेगमेंट के क्वेश्चन है। अगर मैं ओवरऑल आपसे बोलता हूँ कि अगर दोनों को मिला के 50 क्वेश्चंस पर सेगमेंट आपको मिलेगा, तो आप ऐसे मान लीजिए 3 इयर्स में आपको 150 क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहले आपको किसी अदर बुक पे जाने से पहले, अदर सोर्सेज की तरफ जाने से पहले आप उन 3 इयर्स के क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। ये मेरा सजेशन है आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेगा तो आप जब उन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो अप्रोच आपको लगेगा क्वेश्चन कि आपने ये वाला क्वेश्चन पहले कभी पढ़ा था। क्योंकि कोई भी कमीशन अगर जिसकी तैयारी करवा रहा है, ऑब्वियसली बात है कि वो लोग कमेटी के मेंबर्स उसको फॉलो करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि 23 की तरफ यूपीएससी ने क्या चेंजेस करे और क्या क्वेश्चंस चेंज या क्वेश्चंस का हमको पैटर्न आरसी में देखने को मिलेगा जामिया में। तो मैं आपको बता दूं कि आप जामिया का जो आरसी होगा उसमें ये लोग इस बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2023 में ज्यादा पूछे। उससे पहले उतना पैटर्न ना तो यूपीएससी का था सी सेट में पूछने का, ठीक है, क्योंकि थीम बेस्ड क्वेश्चन भी हम इनको बोलते हैं। तो अगर आप पहले क्वेश्चन को रीड करते हो, और मैं आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन दिखाऊंगा। अभी हम लोग लैपटॉप पे हैं और स्टूडियो में नहीं है तो सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे उतना ज्यादा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में आपकी डेवलप करूंगा, ठीक है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि प्रेम एंड रमेश स्टार्टेड पटना टू इलाहाबाद। तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई पटना एक लोकेशन है, इलाहाबाद एक लोकेशन है जहां पर प्रेम और रमेश ने जाना था। तो बताता है कि रेस्पेक्टिवली ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड टू रीच इलाहाबाद एंड पटना, एट व्हाट टाइम दे विल मीट। तो उन्होंने केवल सिंपल एक जानकारी दी है और ये डायरेक्शन है, इसको हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि दोनों लोग जो है पटना से दिल्ली इलाहाबाद जाना चाहते थे, सॉरी, और उन्होंने सेम टाइम वहां से चलना शुरू करा, ठीक है। और कांस्टेंट स्पीड है, इसका मीनिंग ये निकला कि वहां पे स्पीड में कोई वेरिएशन नहीं है, सेम ही स्पीड से डिस्टेंस कवर करिए पर आवर जो भी होगी। अब उन्होंने तो जानकारी दी, स्टेटमेंट दिए। उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है द डिस्टेंस बिटवीन पटना एंड इलाहाबाद इज 250 किलोमीटर। अब एक बात कंफर्म हो गई कि जब रमेश ने जाना होगा तब भी 250 किलोमीटर डिस्टेंस होगी और प्रेम ने जाना होगा तब भी 250 ही किलोमीटर डिस्टेंस होगी। तो उसने लिखा है कि प्रेम ट्रेवल्स एट 50 किलोमीटर पर आवर एंड रमेश ट्रेवल एट 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक बात तो कंफर्म है कि अगर प्रेम की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और 250 हमने किलोमीटर जाना है तो 10 आवर्स में रमेश जो है, सॉरी, प्रेम जो है उसको रीच कर लेगा। कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है ना, सॉरी 5 आवर्स है ना, 5 से 50 का 5 टाइम्स होता है 250, तो 5 आवर्स में जो है प्रेम कवर कर लेगा। अब अगर रमेश की बात करें तो 25 का अगर डिवाइड करोगे 250 में तो आप 10 आवर्स में जो है आपका रमेश चला जाएगा। एक जनरल हमने बात करी है, अभी उसने ये नहीं बताया है कि वो कौन दोनों किस डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलो, दोनों को बोला है कि पटना से इलाहाबाद जाते हैं दोनों के दोनों, और एक की स्पीड जो है 50 किलोमीटर है प्रेम की और जो आपका रमेश की 25 है। अगला स्टेटमेंट इन्होंने यूज करा है, प्रेम स्टार्टेड पटना एट 5 AM and reached Allahabad at 11 AM. Ramesh started from Allahabad 7 AM and reached Patna 3 PM. अब देखो हमको एक बात समझनी पड़ेगी कि जब प्रेम पटना से चला तो अगर वो 5 AM स्टार्ट करता है
और प्रेम जो है 5 आवर्स लेगा, तो 5 AM अगर वो स्टार्ट करेगा तो 10 AM पहुंचेगा। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और 250 डिस्टेंस कवर करनी है तो 5 आवर्स लगेंगे। लेकिन इन्होंने जब 5 AM में 5 आवर्स ऐड करे तो 10 AM बनना चाहिए। इन लोगों ने मेंशन करा हुआ है 11 AM। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है रमेश स्टार्टेड फ्रॉम इलाहाबाद एट 7 AM। अब अगर रमेश 7 AM स्टार्ट करेगा तो इन्होंने जानकारी दी है कि भाई 25 के अकॉर्डिंग जाएगा वो, तो 25 के अकॉर्डिंग अगर पहुंचेगा तो कितने 10 आवर्स लगेंगे, तो 7 AM का 5 PM पहुंचना चाहिए, तो इन्होंने 3 PM पहुंचाया है। तो देखते हैं, अब बोलता है डाटा इन फर्स्ट स्टेटमेंट इज अलोन सफिशिएंट टू गिव द आंसर। देख लेते हैं, अगला बोलता है डाटा सेकंड इज सफिशिएंट, डाटा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ सफिशिएंट, सॉरी लिखा है इसने थर्ड में फर्स्ट इज अलोन सफिशिएंट, सॉरी लास्ट बोला डाटा फर्स्ट इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट नीड टू मोर सफिशिएंट टू आंसर द ऑप्शन। अब देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, अगर आप इस क्वेश्चन को दोनों को अगर ध्यान से देखो कि अगर 250 के हिसाब से अगर दोनों की स्पीड दी होंगी तो मस्ट है स्पीड भी चाहिए, और दोनों का टाइम अगर हाँ जी हाँ जी सर ये जो स्क्रीन है सर, इसके ऊपर ये लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब का एक पॉपअप सा हो रहा है, प्लीज इसको हटा दीजिए, डिस्प्ले बहुत छोटी आ रही है। तन्वीर सर प्लीज एक बार आप चेक करिए, क्योंकि मेरी साइड से नहीं, इनमें से कोई अपना ही कैंडिडेट जो मेंबर होता है वो अपनी तरफ से ऑप्शन आता है शेयर करने का, वो तो उनकी तरफ से शेयर होता है। सर सुन पा रहे हैं आप मुझे? यस सर। चलो कोई बात नहीं, वो एक्चुअली ना प्लीज आप कोऑपरेट कर लीजिएगा, होपफुली जब आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी है ना, तो सर आप देखिए। हाँ, तो मेरा आपको समझाने का मीनिंग ये था कि आपको देखना पड़ेगा कि हमको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, अब हम एक बार डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्शन में उसने पूछा है एट व्हाट टाइम दे विल मीट, तो अब ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी एक स्टेटमेंट से आप क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि वो दोनों कब मिलेंगे, इसके लिए आपको जानकारी क्या क्या चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि पहला स्टेटमेंट उनकी स्पीड हमको दोनों की चाहिए, दूसरा स्पीड के साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि वो लोग मिलते कितने बजे, तो हमको मिनिमम फर्स्ट और सेकंड दोनों की जरूरत होगी किसी भी एक स्टेटमेंट के बेस पे, है ना। हमारे लिए बताना मुश्किल होगा कि वो कब मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनकी हमें स्टार्टिंग टाइम तो पता नहीं है कि उन्होंने कितने बजे स्टार्ट करा। हमको तो ये पता है कि पहले वाले को 5 आवर लगेंगे और दूसरे वाले को 10 आवर लगेंगे। जब तक वो ये नहीं बताएगा कि वो स्टार्ट कितने बजे करेंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि वो मिलेंगे कितने बजे। ये तो कन्फर्म है कि एक ने डिस्टेंस कवर करनी है 5 आवर में, एक ने करनी है 10 आवर में। ठीक है जी, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अब जिनको हिंदी में पढ़ना है तो तनवीर सर के द्वारा ना पहले से टेलीग्राम पे जिस पेपर को आपको भी शो करा रहा हूँ, विजुअल करा रहा हूँ, ये पहले से डाला हुआ है। तो आप लोग ना इस तरह के क्वेश्चंस प्लीज नहीं क्या करो कि आप हिंदी में दिखा दो, आप सारी की सारी फाइल्स को डाउनलोड कर लो, और जो क्वेश्चन कोई भी फैकल्टी एक लैंग्वेज में अगर डिस्कस करता है तो सेम ही चीज दूसरे में होती है, तो जिसमें आप अंडरस्टैंड करते हैं चीजों को आसानी से, लाइक उर्दू भी हो सकता है, तो उर्दू में भी इसी ईयर था, आप प्लीज देख लेना एक बार, है ना। चलो अपन इसकी यही सेम लैंग्वेज है तो उसको मूव ऑन करते हैं। अब देखो मेरा ना अगले क्वेश्चन आने से पहले कि आप लोगों की सजेशन है कि आरसीए में जामिया ने क्या करा था कि जब 23 के अंदर 20 क्वेश्चन पूछे 100 में, तो 10 क्वेश्चन वहाँ रीजनिंग के थे, और मेरा अपना इंडिविजुअल परसेप्शन ये था कि अगर कोई बच्चा मतलब बेसिक उसके अगर लॉजिक ठीक है तो विदाउट बहुत ज्यादा स्टडी के भी वो रीजनिंग वाला कंपोनेंट आसानी से कर सकता था। तो अभी मैं क्या करूंगा, आपको पहले क्वेश्चन के बाद आगे वाले क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको रीजनिंग की तरफ लेके चलूंगा, है ना। उसके बाद हम फिर लौट के मैथ पे आएंगे। ठीक है जी, अगर आप अलाउ करते हो तो ऐसा कर ले। यस सर। Yes, sir. Do sufficient exams. यस। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, तो वहां से रीजनिंग इन्होंने स्टार्ट करी थी। ठीक ठीक सर, ओके। ठीक है, तो होपफुली इन्होंने मैथ 11 कोई बात, तो एक बार एक देख लेते, नीचे हो सकता है क्या यहाँ पे भी मैथ्स का डाला है फुली, तो आगे पीछे तो नहीं है, यहाँ भी टाइम एंड स्पीड का डाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने जो ऑब्जर्वेशन करा
अगर आप कोई और टॉपिक नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से थे और इस टॉपिक को आराम से एक बंदा आराम से कवर कर लेगा एक दिन के अंदर। और होपफुली मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों की तरफ से जो 2 सेशन टीम की तरफ से मेरे को अलॉट किए गए हैं तो मैं उसमें 2 टॉपिक कम से कम आपको पढ़ा दूं, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, और एक आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो होपफुली हो सकता है क्लास अगर लंबी हमने करनी होगी तो अपन कर लेंगे, है ना, 2 आवर्स की करनी होगी कर लेंगे। तो अपन 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इस टॉपिक को अपन बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। तो पहले हम समझेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग का डिफरेंस क्या होता है। अगर आप ध्यान से समझो तो जो चीज क्वेश्चन में एग्जामिनर ने खुद गिवन होती है उस चीज को हम बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? किसी भी एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हमको पहले से पता नहीं है उसमें जो एग्जामिनर चीज पहले से रिटन करना है इसको हम कोडिंग बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है कि स्पेलिंग इन्होंने लिखी है NEU, तो यहाँ पे ना हम इसको वर्ड में नहीं करते, हम लेटर वाइज कंसीडर में ध्यान रखना। आप इसको एज ए वर्ड रीड नहीं करना, गलती हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि इसको क्यों लिखा है। तो अपन इसको एज ए लेटर देखते हैं, हर एक लेटर को सेपरेट करके देखते हैं। तो हमने देखा कि NEUROTIC जो आपका लेटर था, इस वर्ड के लेटर्स को यूज करके उसने पहले से कोड करा है और इसी सेम लैंग्वेज को हमने खुद आइडेंटिफाई चीज हम साइड वाले में करनी। अब हम बोलते हैं ये जो अभी पर्टिकुलर कोडिंग है, अब मैं इस टॉपिक पे आपको डिस्कशन करूंगा, कभी पैनल सामने होगा तो इसको बोलते हैं अपन 2 तरह की कोडिंग होती है, एक जब लेटर सेम होता है और एक जब चेंज होते हैं। तो जब लेटर सेम होता है तो इसको बोलते हैं चेंज ऑफ लेटर्स। तो यहाँ पे लेटर के सी को चेंज करा गया। आप अगर ध्यान से देखो NEUROTI सेम ही लेटर से दूसरा वर्ड बना, आपको ध्यान से दिख रहा हो रखा है TI लास्ट का पहले लिखा है, आपको विजुअल हो रहा है सभी लोगों को, बट प्लीज Yes, sir. पहले जी तो बाकी का मैं मान लूंगा उसमें ना थम्स है, तो जब आपके थम्स अप उड़ते हैं तो मेरे को भी अच्छा फील होता है, तो थम्स अप कर दो, ठीक है। तो TIC लास्ट वाले ग्रुप को उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेंशन करा है। अब हम देख रहे हैं कि मिडिल टर्म जो RO है, आवाज रुक रुक के आ रही है, आवाज डिस्टरबेंस है आपकी साउंड की, रुक रुक के आ रही है। No, sir. सही है। नो सर ठीक आ रहा है। अब ठीक है ठीक है। क्लियर है सर। I'm sorry, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अगर किसी इंडिविजुअल को ऐसा फील होता है तो प्लीज, है ना, आप अपने नेटवर्क को देख लीजिएगा एक बार। बाकी टेक्निकल चीजें उनमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा अभी, ठीक है। अगर अपन आगे ध्यान से देखें तो इसी को अपन अप्लाई करेंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने, अब इसको हम डिकोड कर रहे हैं। देखो जो चीज एग्जामिनर ने हमको प्रेजेंट करी दैट इज कोडिंग, और जो हम फाइंड आउट करेंगे फाइंडिंग द मॉक लैंग्वेज, उसको अपन बोलते हैं डिकोडिंग। तो अभी हम कोडिंग नहीं कर रहे, हम डिकोडिंग कर रहे हैं। जो एग्जामिनर ने करी थी दैट वाज कोडिंग, ठीक है। चलो अब अपन ध्यान से देखते हैं। अब इस वर्ड को अगर आप देखो तो स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स थे, अब हम इसको 2 तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे लेटर्स में नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट थे और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स डिफरेंट है। तो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के और लास्ट के 3 जो पेयर्स थे इनको पहले आपस में कन्वर्ट करते हैं, तो PSY TIC के साथ कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन बी को देखोगे तो PSY लास्ट में पुट कर दिया है और TIC फर्स्ट पुट कर दिया है। बीच में जो 3 लेटर्स था CHO वो एज इट इज सेम है। तो यहाँ पे गेम भी है, क्योंकि पहले वाले में 2 लेटर थे, मिड में यहाँ पे 3 लेटर्स हैं। तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग और लास्ट के 3 डिजिट के पेयर को आपस में क्रॉस उन्होंने चेंज कर दिया। इसको हम क्रॉस पैटर्न भी बोलते हैं, कि एक पर्टिकुलर लेटर्स का ग्रुप बनाएगा उसको आपस में क्रॉस कर देगा, ठीक है जी। होपफुली मैं ऐसा मान सकता हूं कि अगर आपने बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं भी पढ़ी है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो होपफुली आप इसको कर पाते हैं आराम से बिना मेरी गाइडेंस के। मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जिनका क्वांट बहुत अच्छा नहीं है तो दे डोंट हैव वरी कि मेरा क्या होगा सीसेट में, आप रीजनिंग वाले कंपोनेंट पे अच्छा कर सकते हो एट दैट केस, ठीक है। चलो अब देखो एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको हम नंबर सीरीज बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखना कि जब नंबर सीरीज आती है
तो आपको देखना होता है कि अगर इस बात को समझना, हालांकि अगर मुझे टाइम मिला तो एक सेशन में आपके साथ बीच में रखूंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे लूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज पे फोकस करना। तो जब कोई चीज लगातार इंक्रीज होकर और लगातार डिक्रीज हो रही होती है, मतलब एक लेटर इंक्रीज फिर डिक्रीज, एक लेटर इंक्रीज फिर डिक्रीज, उस केस में हमको सबसे पहले सोचना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दो सीरीज हो, क्योंकि अगर एक ही सीरीज होगी या तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो दो सेम पैटर्न तो एक सीरीज में नहीं बनेंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आप ध्यान से देखो कि 5 से 25 बन रहा है तो आप ये नहीं बोल सकते कि 5 का स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 7 का स्क्वायर आगे नहीं लिखा है। अगर 7 का स्क्वायर 49 लिखा होता, 9 का स्क्वायर 81 लिखा होता, तो हम 11 का स्क्वायर 121 लिख देते, तो हमारी सीरीज सॉल्व हो जाती। लेकिन जब हमने 5 का स्क्वायर 25 देखा तो 7 का स्क्वायर नहीं मिला, तो ये वाला लॉजिक हमारा कैंसिल हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर सीरीज में नंबर छोटा है फिर बड़ा है, फिर छोटा है फिर बड़ा है, फिर छोटा है, इट मीन्स ऐसा हो सकता है कि सीरीज डबल हो। तो 2 सीरीज के क्वेश्चंस भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो हम पहले स्मॉल लेटर की सीरीज को कंसीडर करते हैं। तो 5 से जब हम 7 की तरफ जाते हैं और 7 से 9 की तरफ जाते हैं, तो मुझे कॉमन सेंस रियलाइज हो रहा है कि 2 के सीरीज पे नंबर जो है इंक्रीज हो रहा है, कि 5 से आपने 2 इंक्रीज करा 7, 7 से आपने 2 इंक्रीज करा 9, 9 से आपने 2 इंक्रीज करा 11। तो अब ये वाली सीरीज तो कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब बची हुई सीरीज का लेटर 11 के बाद आएगा, क्योंकि 11 के बाद जो लेटर आएगा वो दूसरी सीरीज का आएगा। तो अब अपन कंसीडर करते हैं 25 से, तो यहाँ पे सीरीज डिक्रीज हो रही है, तो 25 से 3 लेस करने पे आपको 22 मिलेगा। कॉमन सेंस है। अब मैं एक बार इसको आगे भी अप्लाई कर लेता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है कि 22 से 3 लेस करने पे 19 मिलेगा। ये भी कंफर्म हो गया कि यहाँ पे जो है 3 लेस हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि मैं यहाँ पे 3 लेस करूंगा, तो 19 माइनस 3 क्या होगा आपका 16, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में कंसीडरेबल आंसर था। एक बार प्लीज कंफर्म कर दो बाई थम्स अप, नॉट माइक। राइट, ठीक है, अपन आगे चलते प्लीज एक सेकंड। तो अभी जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो नीचे स्लाइड की तरफ, ये जो आपका क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो होपफुली मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा सकता हूँ, क्योंकि सॉल्व करने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए होगा। तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाता हूँ। तो जब हम ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन 2 तरह के होते हैं। एक रिलेशन जो मदर की साइड से मिला है उसको अपन बोलते हैं मैटरनल रिलेशन, एक रिलेशन जो फादर साइड से मिलता है उसको बोलते हैं अपन पैटर्नल रिलेशन। लेकिन एक रिलेशन और होता है जो इन दोनों में ही कंसीडर नहीं होता, और वो रिलेशन आपकी मैरिज के बाद क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सपोज एक पर्सन है एक्स, उनकी अगर शादी होती है, उनकी वाइफ आती है, तो वो शादी के बाद ही उनके साले होंगे, साली होंगी, मतलब जनरल रिलेशन में, है ना। तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो बाकी के जो रिलेटिव्स होते हैं, मदर इन लॉ, इन दोनों के केस में, तो ये रिलेशंस केवल और केवल शादी के बाद मिलते हैं। इनको हम मैटरनल रिलेशन में भी कंसीडर नहीं करते और पैटर्नल रिलेशन में भी कंसीडर नहीं करते। अब मैं क्वेश्चन को बताने से पहले आपको 2 चीजें समझाना चाहता हूँ कि ब्लड रिलेशन जो चैप्टर होता है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि आम जिंदगी में, क्योंकि यूपीएससी से क्वेश्चन हर साल पूछता है, आप अगर कोई भी ईयर उठाओगे तो रेयरली ऐसा मिलेगा जहां क्वेश्चन नहीं मिला है, क्योंकि आम जिंदगी में हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी जीवन में जीते हैं, सोशल लाइफ हमारी होती है, तो हम रिलेशन के साथ ही रहते हैं, है ना, मदर फादर एज एन नॉन, जितने भी रिलेशन होते हैं एज पर द फैमिली। तो ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं इस चीज में आपको बस 2-3 बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो अभी स्पेस उतना नहीं होगा, राइट करने के लिए अपने पास अल्टरनेट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, बिकॉज आई एम आउट ऑफ द लोकेशन। सो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 पैटर्न में क्वेश्चन मिलेगा। पहले पैटर्न को हम बोलते हैं पजल फॉर्म। अब पजल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? पजल फॉर्म का मीनिंग होता है कि कुछ 5 से 6 लोग होते हैं, मतलब 2 लोग नहीं होते पजल फॉर्म में, ध्यान रखना, हमेशा मोर देन 4 to 5 होंगे, पजल फॉर्म की पहचान होती है। अब होगा क्या कि उनका आपस में कोरिलेशन दे रखा होता है कि ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, सी का रिलेशन डी के साथ, डी का रिलेशन ई के साथ। तो जब 5 से 6 डिफरेंट पर्सन होंगे तो यू कैन कंसीडर एज ए पजल रिलेशनशिप, ठीक है। और एक रिलेशन होता है कोडेड रिलेशन, जहां पे रिलेशन बताने के लिए सिंबल का इस्तेमाल करेगा, जैसे ए प्लस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी, बी प्लस सी मीन्स ए इज द मदर ऑफ सी, या अलग अलग रिलेशन अलग अलग सिंबल के साथ वो रिलेट करता है। कुछ भी रिलेशन हो सकता है, और वो रिलेशन एग्जाम में दिए होते हैं, मतलब आप घर से नहीं याद करके जाओगे कि सर आप बताओ प्लस का मतलब मदर होता है कि ब्रदर,
वो सब नहीं होता। एग्जाम में खुद एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए पर्टिकुलर रिलेशन अलॉट करा होता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, कोरिलेशन। अब आता है नेक्स्ट थर्ड टाइप जो आपके सामने दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म का मतलब होता है कि कोई भी 2 या 3 पर्सन होते हैं, वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। अब इंट्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, एक तो पर्सन सीधा पर्सन का डायरेक्ट रिलेशनशिप बता दे तो उसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट पॉइंटिंग। एक होता है इनडायरेक्ट पॉइंटिंग, 2 पर्सन के बीच आपस में पहले रिलेशन बताए फिर उनसे खुद पूछे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को रीड करूं तो आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन जो है पॉइंटिंग फॉर्म का है। तो इसमें लिखा है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, यानी एक कोई पिक्चर है जिसकी तरफ इशारा करा है युवराज सेज। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जब भी कोई पर्सन बोलेगा, जैसे यहाँ पे युवराज सेज, इट मीन्स कि युवराज इंग्लिश में हम जब देखेंगे पर्सन बोल रहा है तो अपने की माई स्पेलिंग यूज करते हैं, बात आप लोग जानते हो, आपने इंग्लिश पढ़ी हो है ना, प्रोनाउंस पढ़े। तो युवराज जब भी बोलेगा तो अपने, अब आपने क्वेश्चन को रीड नहीं करना, ठीक है। अब आप से पहले ये फाइंड करना है मतलब जो बोले नहीं करेगा या बोले फीमेल बोले, में माई ढूंढोगे पहले अगले जो भी रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये फॉर्म जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में होते हैं क्वेश्चंस। तो आप देखोगे कि माई लिखा है लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में, स्टार्टिंग में सेकंड लाइन में माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर। अब ये बात कंफर्म हो गई कि माई की जगह आप युवराज लिखोगे, क्योंकि बोल कौन रहा है, युवराज। तो आप क्या करोगे, युवराज की सिस्टर बनाओगे, तो सिस्टर जो होंगी उसके साथ ही बनेगा डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बनाने के लिए अपने पास रिटन टेक्स्ट करने का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको इसमें शो ऑफ करना चाहूँ तो जिसने भी पेपर जिनका भी अपलोड हुआ है उन्होंने खुद भी कोशिश करी है, आई एम नॉट श्योर कि उन्होंने करेक्ट बनाया है, तो देख लेंगे। तो अब युवराज की सिस्टर उन्होंने साइड में बनाई है, ठीक है। अब इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब क्या होता है, नानी। अब देखो ग्रैंड मदर के साथ अगर आप मैटरनल नहीं ना लगाओगी तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी। ग्रैंड मदर अपन दादी को भी बोलते हैं और अपन नानी को भी बोलते हैं। तो याद रखना, कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में एग्जामिनर ये वर्ड नहीं यूज करता, कई बार नहीं करता, मैंने ऐसा देखा है मैक्सिमम एग्जाम में। तो उस केस में आपको हिंदी की हेल्प या अदर लैंग्वेज की जो साथ में गिवन होती है उसकी लेनी होती है। अदरवाइज अगर आप नहीं ना करोगे तो आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि आप अगर नानी ले ली आपने और वहां क्वेश्चन को दादी लेके अगर उसने अगर सॉल्व करा होगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो उस केस में अगर पहले से दे रखा है रिलेशन मैटरनल पैटर्नल तो इट विल बी ए गुड, अगर नहीं दे रखा है तो आपको अदर लैंग्वेज की हेल्प लेनी होती है, ठीक है। तो अब सिस्टर के ग्रैंड मदर का मतलब हो गया कि इनकी जो मदर है, उनकी जो मदर होंगी उनको अपन नानी बोलेंगे, ठीक है। तो युवराज की जो सिस्टर है दोनों की मदर होंगी और उनकी मदर जो है ग्रैंड मदर हो गई उनकी। अब इनके बारे में बोला है कि उनकी ओनली डॉटर है, तो अपन रिवर्स रीड करेंगे। ध्यान रखना, जहां भी माई लिखा होगा उसके आगे वाले स्टेटमेंट को अपन डायग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे, रिवर्स लौट के आते हैं। ये ध्यान रखना, मैं आपको देखो आई एम सॉरी रियली फॉर दैट कि आज मैं आपके सामने स्टूडियो से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। होपफुली मैं कोशिश जरूर करूंगा कि जो भी टॉपिक्स मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ उनके कुछ ऐसे रिसोर्सेज वीडियो लेने की या अपनी 1-2 क्लास को एक्सटेंड करने की, कि जो चीजें हमको लैक लगेंगी अपन उसको सॉल्व कर लेंगे पैनल पे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अपन जब लौट के आएंगे तो उनकी अकेली डॉटर है, मीन्स उनकी ओनली डॉटर है। तो जो उसकी ग्रैंड मदर थी है ना, मैटरनल ग्रैंड मदर थी, उनकी अकेली डॉटर, तो ऑब्वियस ही बात है कि युवराज की सिस्टर और युवराज की मदर ही होंगी भाई। जैसे आप ऐसे मानो कि अगर आपकी जो नानी है अगर उनकी कोई अकेली डॉटर है तो आपकी मदर ही होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि रिलेशन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ही इज द ओनली ब्रदर, तो इन जो मदर हैं इनका जो ब्रदर है उसी पर्सन की तरफ इशारा करा जा रहा है, ठीक है। तो ओनली जो डॉटर है उनका जो ब्रदर होगा वो उनकी मदर का सन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा बोला क्या है, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने बड़े मजे लेने की कोशिश करी है ना, 2 रिलेशन दिए कोई बात नहीं, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं सौरभ ने कुछ स्टेटमेंट दिया है। अब देखते हैं सौरभ कहां पे रिलेट होगा। तो बोला है सौरभ से, लेकिन सौरभ इसी जानकारी को बताता है। सौरभ कहता है तो सौरभ के लिए माई ढूंढते हैं पहले ठीक है। अब सौरभ अगर बोलेगा तो सौरभ के लिए माई कंसीडर करते हैं, ठीक है। सौरभ ने लिखा है माई सिस्टर्स मैटरनल ग्रैंड मदर, तो सौरभ के केस में भी डायग्राम वहां तक तो सेम ही होगा,
ठीक है। अब रिवर्स आए तो उनकी ओनली डॉटर और ये उसके ओनली सन है, ठीक है। इफ अमोंग दी फोटोग्राफ्स वन वाज आइदर ऑफ सौरभ और युवराज, then the photograph towards which Yuvraj was pointing was not to Saurabh, then how is Yuvraj related to Saurabh? अब एक बार इस वाली लाइन को अपन हिंदी में भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि दोनों तस्वीरों में से एक बंदा युवराज हो और दूसरा बंदा क्या हो, सौरभ हो। तो जिस तस्वीर को युवराज इशारा कर रहा था वो सौरभ की नहीं थी, तो युवराज सौरभ से कैसे संबंधित है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात समझो आप ध्यान से कि अगर जिस तस्वीर की तरफ युवराज इशारा कर रहा था, ठीक है, तो आप देखो युवराज ने अगर उसकी तरफ इशारा करा और वो सौरभ नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, जानकारी फालतू की दी गई है। तो आप देखो कि वो बंदा युवराज का कौन लगेगा, तो आप कंसीडर करोगे तो उसकी सिस्टर की मदर का जो भाई होगा ऑब्वियसली बात है मामा होगा। बात समझ में आ रही है, मैटरनल अंकल होगा। अब देखो मैंने आपको क्या देखा कि एग्जामिनर ने जब ये क्वेश्चन बनाया ना तो एक चीज करी जिस चीज को यूपीएससी ऑलवेज करता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑलवेज जिनका क्वेश्चन के आंसर से रिलेशन ही नहीं होता। अब वो क्यों दी जाती है, ताकि स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर सके, अपनी एनर्जी वेस्ट कर सके और वो अपना रिजल्ट में भी कंफ्यूज हो सके, आंसर तक आने में कंफ्यूज हो सके। इसीलिए तो यूपीएससी है वो, अदरवाइज तो क्वेश्चन वनडे एग्जाम सीजीएल का बन जाता। तो इसीलिए अगर दूसरी इंफॉर्मेशन ऐड करके ये क्वेश्चन यूपीएससी का बन गया तो मीनिंग ये निकला कि जो लास्ट वाली जानकारी थी उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब यहीं से हम डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बना सकते थे। कैसे, तो अपन क्या करते हैं कि जो जानकारी दी है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको अपन स्टेटमेंट 2 कर देते। एक को स्टेटमेंट 1 बोला, एक को स्टेटमेंट 2 बोला, फिर अपन देखते हैं कि कितने स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी टू गिव द करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बहुत, नन, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है लास्ट ईयर अगर आप देखोगे 23 के यूपीएससी ने पूछे हैं। तो मैं मान के चलूंगा कि यूपीएससी, देखो सुनो मेरी बात, अब मैं आरसीए को यूपीएससी ही वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक समझना, क्योंकि आप जिस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो वो लोग उसमें आपको यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। तो जो पैटर्न यूपीएससी का अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो आपका सिलेक्शन खतरे में हो जाएगा। तो इसीलिए जो पैटर्न यूपीएससी का है आपका माइंडसेट वही होगा, तो फाइनली सिलेक्शन के चांसेस तभी बढ़ेंगे। अगर मान लो आरसीए का लेवल डाउन भी है तब भी आपकी कोशिश हो कि आप थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा के चलो, ठीक है, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ एक्सपेक्टेशंस इन लोगों की होंगी सिलेबस के पैटर्न को लेके। अब देखो ध्यान से समझना, अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का। तो पहले इस क्वेश्चन को अपन रीड करते हैं, फिर इस क्वेश्चन के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा। इन्होंने लिखा है जनवरी 1 इज ए फ्राइडे, व्हाट इज द फर्स्ट डे ऑफ मार्च इन अ लीप ईयर। चलो अब एक बात ध्यान से समझना, आप सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में कैलेंडर जो था उसका रिलेवेंस कहाँ से आया, क्योंकि अगर आप लीप ईयर जानना चाहते हो थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्चुअल में था क्या कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैलेंडर्स हुआ करते थे, कोई एक यूनिवर्स कैलेंडर ऐसा नहीं था जिसको अपन सेम हर कंट्री उसी को फॉलो करे। तो उससे पहले जब कैलेंडर बनाए गए तो कैलेंडर बनाने के पीछे ज्योतिष का अपन जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी का यूज किया गया, साइंटिफिक अप्रोच भी थी, ठीक है। तो पोप ग्रेगरी के द्वारा एक कैलेंडर को संशोधित करा गया, अमेंड करा गया। तो पोप ग्रेगरी से पहले जो कैलेंडर रन था, है ना, वो बहुत ज्यादा चला नहीं, उसको अपन बोलते हैं सीजर, जूलियस सीजर कैलेंडर, है ना। तो जूलियस कैलेंडर के नाम से भी आप उसको जानते हो। तो एक्चुअल में था क्या कि जो जूलियस जो पर्सन था उसकी तरफ से जब कैलेंडर बनाया गया तो उसने टोटल 10 मंथ्स दिए। उसने बोला कि एक ईयर के अंदर 10 मंथ्स होंगे और ईयर के अंदर 304 डेज होंगे। मेरी बात दोबारा सुनो, उसने क्या बोला कि जब एक ईयर होगा तो उसके अंदर 12 मंथ नहीं होंगे, उसके अंदर 10 मंथ होंगे। तो अब मैं मंथ के नाम आपको कंसीडर करके सुना रहा हूँ, अब सुनना एक बार, लॉजिकली समझना। आप जब सितंबर पर जाते हो तो आपको फील आता है 7 जैसा, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, एक्चुअल में ये दिसंबर तक ही मंथ होते थे। तो आप बोलोगे सर ये तो 12 बनी। तो था क्या कि टोटल जनवरी से स्टार्ट हुआ, जुलाई और अगस्त जो कैलेंडर थे वो जूलियस सीजर के द्वारा अमेंड करके बाद में बनाए गए। तो क्या करा, जूलियस ने 2 मंथ बनाए, एक जुलाई अपने ही नाम पर, एक इसके कजन का नाम था ऑगस्टस। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, ऑगस्टस नाम जो था इसके कजन का नाम था, तो उसी के नाम पर ऑगस्ट एक मंथ बनाया। और कैलेंडर के अंदर केवल 2 ही आपको ऐसे मंथ मिलेंगे जहां पर दोनों के दोनों रेगुलर मंथ में 31 डेज होते हैं। आपने अगर कैलेंडर को कभी कंसीडर करा हो बहुत ध्यान से तो आपको इसका जवाब आपको पहले नहीं मिला होगा कभी। क्यों? क्योंकि हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, इनके पीछे अपनी खुद की कहानी है। तो
अगस्त और जुलाई और अगस्त ओनली वाज 2 मंथ्स ऑफ कैलेंडर वेयर रेगुलर 31st डेज इन बोथ। तो ये कैलेंडर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कैलेंडर था उसके सबसे बाद में सबसे लास्ट या सबसे न्यू मंथ कौन से, तो आपके मन में आएगा सर नवंबर दिसंबर सबसे लास्ट में आते हैं, तो असल में था नहीं ऐसा। जुलाई और अगस्त सबसे लास्ट में बने हैं मंथ और वही जो है सबसे लास्ट में रखे गए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, आपने पूछा कि सर ये लास्ट में क्यों रखे गए, भाई क्वेश्चन आपका होगा कि अगर वो लास्ट में बने थे तो लास्ट में रखे जाने चाहिए थे, तो बीच में इनको क्यों रखा। तो जूलियस सीजर का कंसीडरेशन ये था कि सर अपन अगर इनको बाद में रखेंगे तो कोई भी आएगा नाम बदल देगा इनके, उसने क्या करा मिड में डाल दिए, बोले कोई नहीं बदलेगा, इनको रहने दो, अपना भी नाम चलता रहेगा और दुनिया भी चलती रहेगी। अब हुआ क्या कि जब इन्होंने दिन कंसीडर करे तो 31 डेज जब इंक्रीज करे तो 32 डेज इंक्रीज होने के बाद अकॉर्डिंग टू द जूलियस सीजर जो कैलेंडर था उसकी जो डेज थे वो 366 हो गए। लेकिन इसी पर रिसर्च करा जूलियन, एक पर्सन हुए जूलियस सीजर के बाद जिनका नाम था पोप ग्रेगरी। इन्हीं की वजह से हम इस कैलेंडर को जो अभी पूरे वर्ल्ड में कंसिडरेबल में है इसको अपन ग्रेगरियन कैलेंडर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, होपफुली अगर आप उसको माइक को अनम्यूट करके रिप्लाई करना चाहें वेल, लेकिन तुक्का नहीं मारना, कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो कौन सा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, देखो अब दो आंसर आए, दोनों डाउटफुल आंसर थे, एक करेक्ट, ठीक है। अभी प्लीज नहीं बोलिएगा, जो सक्षमवत आंसर था, जो सक्षमवत था एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। शाका कैलेंडर सर। हाँ जी डेफिनेटली। एक्चुअल में था क्या कि एक पर्सन थे कुषाण डायनेस्टी के, नाम सुना है आपने, जिनका नाम था कनिष्क, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो उन्होंने 78 एडी में जब शकों को हरा दिया तो उसमें उन्हीं के नाम पर, इवन देखो कोई आदमी जीतेगा तो अपने नाम पे अनाउंस करता है, जैसे मोदी जी एग्जाम्पल के तौर पे, मजाक कर रहा हूँ। सो अपन मतलब इस चीज को ऐसे देखते हैं कि अगर कुषाणों ने शकों को हराया तो नाम जो उन्होंने अपने नाम से रखना चाहिए था कैलेंडर का, लेकिन उन्होंने शकों के नाम से रख दिया। तो इट मीन्स कि जो शक जो आपका संवत था, जो शक एरा था, इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कनिष्क ने 78 एडी में स्टार्ट करा। बाद में 22 मार्च 1957 को गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको नेशनल कैलेंडर कंसीडर करा गया। तो होपफुली आपको डेट याद होनी चाहिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप ये डेट कंसीडर भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। 22 मार्च 1957 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इस शक संवत को नेशनल कैलेंडर अनाउंस करा गया। दूसरी चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने प्रियम्बल पढ़ी होगी तो जब आप प्रियम्बल को कंप्लीट करने की तरफ जाते हो तो वहां पे डेट मेंशन होती है, ठीक है। प्रॉपर संस्कृत लैंग्वेज की सप्तमी वगैरह जो भी डेट होती है एग्जैक्टली आप देख लेना, तो वहां पे इस कैलेंडर का जिक्र आता है ना, ठीक है। अब अपन आगे छोड़ देते हैं, थोड़ा सा टॉपिक पे आते हैं। तो मीनिंग ये निकला कि अपन जो अभी कैलेंडर पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है तो अपन उसको क्यों फॉलो करते हैं। तो इंडिया का जो कैलेंडर है वो नेशनल कैलेंडर आपका है शक संवत, लेकिन एक कैलेंडर जिसको ग्रेगरी ने बनाया, पोप ग्रेगरी ने बनाया, वो पूरे वर्ल्ड में कंसिडरेबल और साइंटिफिकली अप्रोचेबल था, तो इसीलिए उस कैलेंडर को हम सबने मान लिया। और जो अपने डॉक्यूमेंट्री जितने भी वर्क्स होते हैं एज पर, अगर आपका शेड्यूल अगर आज क्लास का आया और डेट अगर आप मेंशन सुन पा रहे हैं या देख पा रहे होगे तो आपने देखा होगा वो कैलेंडर ग्रेगरियन कैलेंडर था। तो अभी जो आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे तो उसमें वो आपको ये नहीं बताएगा कौन सा कैलेंडर है, तो आप याद रखना वो कैलेंडर ऑलवेज क्वेश्चन ग्रेगरियन कैलेंडर का ही होगा। क्यों? क्योंकि जूलियन कैलेंडर को उसके बाद एप्लीकेबल नहीं माना गया और उसको अप्लाई नहीं करा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक कोई कैलेंडर का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया जाता क्वेश्चन में तो क्वेश्चन जो है आपका ग्रेगरियन कैलेंडर का माना जाता है। चलो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। अब हुआ ये कि जो आपका अर्थ है, ठीक है, आप सब जानते हो कि सारे के सारे प्लेनेट्स सन के राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी जो है, जो आपका अर्थ है, वो जो सन का एक कंप्लीट राउंड करने में टाइम लगता है, वो टाइम होता है आपका 365 डेज, ठीक है, 365 दिन, 5 आवर्स यानी 5 घंटे, 48 मिनट, 48 मिनट, 45.5 सेकेंड्स आप कंसीडर कर सकते हो, है ना। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ, एक बार इंग्लिश में बोलूंगा, एक बार हिंदी में। 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 45.5 सेकेंड। इंग्लिश में 365 डेज, 5 आवर्स, 48 मिनट, 45.5 सेकेंड्स। इस ड्यूरेशन के अंदर अर्थ जो है अपना एक कंप्लीट राउंड कवर करता है सन का, ठीक है।
इसके बाद उन्होंने क्या करा कि जो 365 के बचा हुआ टाइम था, ठीक है, इसको छोड़कर, और ग्रेगोरियन साहब ने कहा कि ठीक है भाई अपन इसको 1 ईयर नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले जो 1 ईयर का कंसिडरेशन आया उसमें ग्रेगोरियन के अकॉर्डिंग आया कि सर उसमें 365 दिन होंगे। तब तक इन्होंने किसी और नाम को कंसिडरेशन में नहीं लिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो हमने बचा हुआ टाइम था 5 घंटे 48 मिनट 45.5 सेकंड के करीब, जब उन्होंने हर साल हर एवरी ईयर इतना टाइम छोड़ा तो 4 साल के बाद उन्होंने देखा सर यहाँ तो प्रॉब्लम हो रही है, ये तो लगभग 1 दिन फिर से बन गया। तो अब उनको टेंशन हुई, उनको लगा कि यार इस 1 दिन का अपन क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है एक नया ईयर बनाते हैं जो एवरी 4 ईयर के बाद आएगा, ठीक है। तो जब एवरी 4 ईयर के बाद आएगा तो उन्होंने उसको एक अलग नाम दिया जिसको अपन लीप ईयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब लीप ईयर जो था वो एवरी 4 ईयर आता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे की स्टोरी मैं आपको ओरली समझा देता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आए तो परेशान नहीं होना, एक रफली वे भी बता दूंगा, ठीक है। हुआ ये कि एवरी ईयर ऐसा होने से जो ईयर्स चले वो सारे के सारे 4 के मल्टीपल में आए। पहला लीप ईयर 4 आया, अगला 8 आया, 12, 16 ऐसे ही 100 आया, 104, 108। तो जब बीच में एक सेंचुरी ईयर मिला तो अब प्रॉब्लम ये थी कि हमने एग्जैक्टली 1 डे तो उसको बोला, लेकिन 5 घंटे 48 मिनट को अगर आप 4 बार ऐड करोगे तो 24 आवर तो नहीं बनता। तो उसके बीच का जो गैप था, ठीक है, उसको हमने 1 डे मान लिया, लेकिन गैप तो था कुछ। तो कुछ ईयर्स यानी 100 ईयर्स के लगभग अराउंड के गैप पे वो फिर से 1 दिन बढ़ गया, ठीक है। तो एवरी 100, 200 और 300 ईयर्स में से एक दिन कम करने पर, ठीक है, जो है आपका हमने जो सेंचुरी ईयर्स थे उनको लीप की कैटेगरी से हटा दिया। कौन से सेंचुरी ईयर्स? पहले 3। अगर मैं 400 ईयर का पीरियड लेता हूं तो पहले 3 एवरी 4 ईयर के गैप में पहले 3 जो है लीप सेंचुरी नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं कि 100, 200, 300, 400, तो इनमें पहले 3 लीप नहीं होंगे, सेंचुरी होंगे। 4 का डिवाइड भी जाएगा लेकिन लीप सेंचुरी नहीं होंगे। केवल 400 आपका लीप सेंचुरी होगा। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लीप सेंचुरी ईयर कौन सा होता है, तो 400, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। अब अगर मैं 500, 600, 700, 800 की तरफ चलूं तो फिर से पहले 3 नहीं होंगे, अगला हो जाएगा नहीं 800। तो आप इसको इन शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो कि जो भी ईयर जो सेंचुरी है अगर वो 400 का मल्टीपल होगा तो वो लीप होगा, और जो सेंचुरी ईयर नहीं है अगर वो 4 का मल्टीपल होगा तो क्या होगा, तो वो लीप होगा। 2 केस समझो, दोबारा रिपीट करता हूं। सेंचुरी होगा तो 400 का मल्टीपल होना चाहिए, अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सिंपल इन दिस जनरल वे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक मुझे यार एग्जामिनेशन कंसिडरेबल नहीं है कि कौन से एग्जाम में आया था, कि 2 लीप ईयर के बीच मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है। और ये ऑनेस्टली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि हमने जिंदगी में तो यही पढ़ा है कि लीप ईयर के बीच 4 ईयर का गैप होता है। मैंने भी आपको यही बताया। अगर आप ध्यान से समझो, अगर आप किसी ऐसे लीप सेंचुरी के करीब चलो जो खुद में लीप नहीं है लेकिन सेंचुरी है, एग्जाम्पल के लिए मैं 100 के पास चलता हूँ, तो 100 से पहले लीप ईयर आया था 96 और 100 के बाद आएगा 104। तो 100 खुद तो लीप ईयर नहीं बचा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4 रेगुलर सेंचुरी अगर आप उठाओ स्टार्टिंग से तो पहले 3 लीप नहीं होते। तो अब 100 अगर लीप नहीं है तो 96 से लेके 104 के बीच में तो 8 ईयर्स का गैप हो गया। तो अब 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। एक कि जनरल वे में लीप ईयर्स के बीच कितना गैप होता है, तो 4 ईयर, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो 8 ईयर्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन। अब देखो मैंने क्वेश्चन आपको लीप ईयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग इसलिए दी कि आप समझ पाओ। अब लीप ईयर के बारे में एक जानकारी और दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा अपन एक ही क्वेश्चन पर टाइम नहीं दे सकते, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से समझो तो असल में था क्या कि जब 1 दिन इंक्रीज करने की बात आई तो फरवरी में 1 दिन बढ़ाया गया, क्योंकि नॉर्मली जो ईयर होता है जिसको अपन 365 डेज में कंसीडर करते हैं, उस ईयर में फरवरी में 28 डेज आते हैं। लेकिन लीप ईयर में जो 1 दिन इंक्रीज करा गया वो 28 के बाद 29 हो गया, वो फरवरी में करा गया। अब क्वेश्चन ये होता है कि ऐसा फरवरी में ही क्यों करा गया। तो कुछ जनरल लॉजिक्स लोग लगाते हैं कि भाई फरवरी में सबसे कम डेज थे इसलिए करा गया। असल में ऐसा था नहीं। जब ग्रेगोरियन कैलेंडर का डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे वहां पे मिस्र का जो आपका इजिप्ट कंट्री उसका कैलेंडर चल रहा था, और उस कैलेंडर में 1 मार्च से लेके 28 फरवरी तक कैलेंडर होता था। जैसे इंडिया का फाइनेंशियल कैलेंडर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है,
तो ऐसे ही उस टाइम पे इजिप्ट जो आपका मिस्र कंट्री थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी, सिविलाइजेशन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपने नाम सुने होंगे। तो वहां पे जब कैलेंडर बन रहा था तो वहां 1 मार्च से 28 फरवरी के बीच ही कैलेंडर की एग्जिट होता था। तो इसलिए वो दिन कोई प्लानिंग के साथ नहीं बढ़ाया गया था कि अपन प्लान में रख देते हैं भाई लास्ट में, तो एक दिन बस वो आगे इसलिए बढ़ाया कि वो लास्ट में तो वही आ रहा था। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं लौट के। इन्होंने बोला है कि 1 जनवरी को फ्राइडे है, ठीक है, तो व्हाट इज द डे ऑफ मार्च इन लीप ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, 1 जनवरी है, ठीक है, और फ्राइडे है, तो ये बात कंफर्म है कि एवरी 7 डेज के गैप पे आपका क्या होता है, डे रिपीट होता है। इसको 7 डेज कंसेप्ट भी हम बोलते हैं। जैसे मान लो 1 तारीख को अगर फ्राइडे है किसी डेट को, किसी भी मंथ की डेट को, तो एवरी 7 पे सेम डे मिलेगा। एक में अगर आप 7 ऐड करोगे तो 1 + 7 8 हो गया, तो यहाँ भी फ्राइडे होगा। 8 + 7 15 होगा, यहाँ भी फ्राइडे होगा। 15 + 7 होगा, यहाँ भी फ्राइडे होगा। तो मेरा मीनिंग ये निकला कि क्या हमको मार्च के फर्स्ट वीक में जाने के लिए यही करना पड़ेगा? नहीं, हम क्या करेंगे, हमको देखना पड़ेगा कि एक ईयर के अंदर जो मंथ होते हैं उनमें कितने ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज मीनिंग वीक बनाने के बाद जो दिन बच गए। तो शॉर्ट वे इसका ये होगा कि अगर आप जनवरी को कंसीडर करते हो तो जनवरी में 3 डेज एक्स्ट्रा होंगे, क्योंकि 28 डेज में 4 वीक बन जाते हैं 7 डेज के, तो 3 डेज तो जनवरी के हो गए। अब लीप की फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है, तो एक और डेज वहां से आ गया, 28 तो लीप हो गए टोटल, मतलब 7 वीक बन गए। एक दिन एक्स्ट्रा वहां से आ गया, 3 डेज हमको जनवरी से मिल गए। तो हमको केवल 4 डेज एक्स्ट्रा जाना है, कहाँ कन्वर्जन करने के लिए, अपने मार्च में एंट्री करने के लिए। तो जैसे ही आप 4 डेज एक्स्ट्रा चलोगे तो फ्राइडे जो है वो 5 पे आता है, या फ्राइडे से आप 4 दिन अगर जाओगे तो कंसीडर कर लो आप सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो 4 दिन के जस्ट बाद अब कौन सा दिन आएगा, मार्च की 1 मार्च। और 1 मार्च को क्या होगा आपका, वेडनेसडे। मेरी बात समझ आई आपको कि नहीं? तो मैंने सिंपल ये समझाया कि बजाय आप सारे के सारे डेज काउंट करने के, आप एक इन शॉर्ट वे में जा सकते हो कि आप मंथ के ऑड डेज निकाल लो सीधे, पूरे 31 डेज या 29 डेज ऐड करके उन सबको अगर आप सॉल्व करो तो उसके बेटर में कंपैरिजन ये है कि आप उनके ऑड डेज ले लो, और ऑड डेज में 7 डेज के बाद जितने भी डेज होंगे उतना आप इंक्रीज या डिक्रीज कर दो एज पर द रिकॉर्ड। ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जब हम मार्च में आएंगे तो जो लीप ईयर होगा उसमें 29 डेज होंगे। हम गलती कर देंगे कि लीप को कंसीडर नहीं करेंगे, हम जनरली जानते हैं फरवरी 28 का होता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का, इसका आप अनम्यूट करके रिप्लाई कर सकते हो। भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका बर्थडे 4 साल में एक बार मनाया जाता था? एनीवन ऑफ यू? सर मोरारजी देसाई। कोई बात नहीं, एग्जैक्टली करेक्ट, मोरारजी देसाई वाज ओनली वन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, दे सेलिब्रेट हिज बर्थडे आफ्टर 4 ईयर। अब रीजन कॉमन सेंस है, अब भाई ऑब्वियसली बात है 29 फेब जो है 4 साल के बाद आएगा एज पर रिकॉर्ड। अब मनाने को रोज मनाने प्रधानमंत्री जी थे, क्या दिक्कत थी? नहीं, लेकिन एज पर रिकॉर्ड तो 29 फेब जो है 4 साल के बाद आएगा। तो अब इसी कंसीडरेशन में कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से देखना। मुझे एक्सपेक्टेशन है कैलेंडर का जो अगली बार क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा, जो यूपीएससी ने 23 में इस तरीके क्वेश्चन करें। तो सुनना पहले क्वेश्चन ध्यान से। ये लोग बोलेंगे, मान लो कोई भी 2 पर्सन बोलेंगे, मान लो राधा और श्याम है, तो वो राधा के बर्थडे के बारे में बताना चाहते हैं। तो राधा बोलेगी कि मेरा बर्थडे मार्च के महीने में 16 से लेके 20 के बीच में आता है। ठीक है, अब श्याम बोलेगा नहीं यार, तुम्हारा बर्थडे 16 के बीच में, तुम्हारा बर्थडे 16 के बीच में नहीं आता, 16 से 20 के बीच में आता। मेरे अकॉर्डिंग तो आपका बर्थडे 16 से लेके 21 के बीच में आता है, सॉरी या 22 के बीच में आता है। तो आप क्या करोगे, दोनों की डेट लिख लोगे, और जो डेट दोनों में कॉमन हो वही आपका आंसर होता है। सिंपल, मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो अगर 2 पर्सन एक ही पर्सन के बर्थडे का डेट बता रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, दोनों की डेट लिख लेंगे। स्टार्टिंग और एंड डेट, जब भी कोई वर्ड होता है बिटवीन का मतलब होता है स्टार्टिंग और एंड को कंसीडर नहीं करते। तो जब हम दोनों को हटा देंगे और उसके बाद जो भी डेट दोनों के अकॉर्डिंग कॉमन होगी दैट विल बी देयर बर्थडे डेट। बताओ फटाफट। अच्छा, बर्थडे से याद आया, आप में से किसी का बर्थडे है आज? नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। चलो ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर ट्यूसडे नहीं आएगा क्या? प्लीज कौन सा वाला? सर इस क्वेश्चन में ऑड डेज 30 डेज के अकॉर्डिंग
काउंट करेंगे ना, जनवरी में 1 जनवरी का तो दिया हुआ है। एक्चुअली आप मेरी बात सुनो मेरी बात, आई एम सॉरी टू एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। देखो सुनो, अगर अगर हमारे पास फर्स्ट को फ्राइडे है, ठीक है, तो किसी भी मंथ की डेट फर्स्ट को वही डे होता है जो उस डेट की 29 को होता है, ध्यान रखना। तो अपन ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो 29 को वही डेट होगी जो फर्स्ट को थी। आर यू एग्री विद मी और नॉट? फटाफट बताओ। यस सर। देखो किसी भी डेट की फर्स्ट 8, 15, 22, 29 सेम डेट होती है। अब 29 को अगर फ्राइडे है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 30 को सैटरडे होगा, ठीक है। 30 को अगर सैटरडे होगा तो 31 को क्या होगा? संडे। तो अब मंडे से 1 फरवरी की स्टार्ट होगी, मंडे से क्या होगा? 1 फरवरी की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो मंडे के बाद अगर 1 फरवरी स्टार्ट हो रहा है, इट मीन यू कैन से दैट कि मंडे को ही फरवरी खत्म होगा, क्योंकि 29, ठीक है। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मार्च जो ट्यूसडे पे खत्म होगा ना। कैलकुलेशन में वी हैव टू काउंटेड, हमने 4 ही दिन काउंट करने थे, तो फ्राइडे के बाद 4 दिन के बाद काउंट करेंगे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे होगा, है ना, ठीक है। तो ट्यूसडे होगा, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर अपन आगे चलें, ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये 2 क्वेश्चन इन्होंने 20 क्वेश्चन में आप ऐसे समझो कि केवल 2 क्वेश्चन ही इन्होंने रीजनिंग के कहां से पूछ ले आपके? एक ही टॉपिक से, दैट इज स्लॉग्स। तो देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे वर्बली समझाना थोड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, है ना। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ और क्वेश्चन की फॉर्मेशन बता देता हूँ। इसको अपन स्लॉग्स बोलते हैं, सिलोजिज्म भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे होगा क्या कि आपको पहले से कुछ जानकारी दी जाती है, ठीक है, और उन जानकारी के बेस पे हमको जज करना होता है कि इनमें कौन सी बात करेक्ट है और कौन सी करेक्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट दी है, बोला ऑल कार आर बेल एंड ऑल बेल आर टेबल, ठीक है। तो आपसे बोला है सम टेबल आर बॉल्स एंड सम टेबल आर कार्स। देखो ये क्वेश्चन सिंपल है बहुत ज्यादा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सम के केस में सारे रिलेशन ऑलरेडी सही होते हैं, ठीक है। सम के केस में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव ही कंक्लूजन है तो उसको चेक भी नहीं करना होता। जैसे लिखा है पहला ऑल टेबल आर बॉल, तो टेबल के साथ बॉल का रिलेशन रिवर्स 15 बन जाएगा, करेक्ट है। इसके बाद लिखा है सम टेबल आर कार, तो सम टेबल आर कार रिलेशन ऑब्वियस सी बात है टेबल कार का बन जाएगा कि कॉमन के पास ऑल की वैल्यू है। आपको समझ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस टॉपिक के अपने आप के कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जब तक आपने बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा समझाना मेरे लिए टिपिकल होगा इस चीज को। तो यहाँ पे दोनों आपके करेक्ट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। प्लीज कंफर्म फर्स्ट, एक बार बता दो, ठीक है। यस सर। तो अपन रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लें, इसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना। चलो तो देखो अगला क्वेश्चन भी इन्होंने कहाँ से पूछा है? सेम टॉपिक से पूछा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रीजनिंग में आप कुछ करें ना करें, केवल 3 टॉपिक या 4 टॉपिक आप आराम से कर लेना। अगर टॉपिक मेंशन करना चाहे तो लिख भी लो। कोडिंग डिकोडिंग नहीं छोड़नी है, ब्लड रिलेशन नहीं छोड़ना है, स्लॉग्स नहीं छोड़ना है, कैलेंडर आप छोड़ भी सकते हो बिकॉज बड़ा टॉपिक है। अगर आपने पहले पढ़ा हो तो रिवीजन कर लेना, नहीं पढ़ा हो तो टाइम वेस्ट नहीं करना। क्यों? कैलेंडर के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो ऐसे आते हैं, अब जनरली भी टाइम थोड़ा सा देके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब कैलेंडर बड़ा टॉपिक है तो इतना टाइम वेस्ट मत करना उसको। तो 4 टॉपिक एटलीस्ट आप कर लेना। सीरीज वाला क्वेश्चन जनरली अगर देखो आसान आएगा तो आप कर लोगे। अब वो वाली बात है, देखो एग्जामिनर ने अगर सिलेक्शन करवाना होगा आपका तो वो आपके मामा का नाम पूछ लेगा, तो आप आराम से बता दोगे। अगर नहीं करवाना होगा तो हेलो अपने मामा। हाँ जी प्लीज सर, टॉपिक को एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। टॉपिक आप मेंशन कर लो एक बार, बाकी मैं टेक्स्ट कर दूंगा, तनवीर सर विल फॉरवर्ड यू अगेन। आप मेंशन कर लो एक तो सबसे पहले कोडिंग की कोडिंग, ओके सर। उसके बाद आप ब्लड रिलेशन, बोलो नहीं मैं बोल देता हूँ। ओके। ब्लड रिलेशन के बाद अपन अगर आएंगे तो अपन आ सकते हैं आराम से स्लॉक्स आ जाओ आप, है ना, ठीक है। स्लॉक्स के बाद अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो डायरेक्शन की कर लेना, ठीक है। डायरेक्शन से लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है सीसेट में, ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, होपफुली यहाँ इन्होंने नहीं पूछा है। एटलीस्ट इन टॉपिक्स को कर लेना, बाकी रीजनिंग अंडरस्टैंडेबल होती है, चीजों को आसानी से समझा जा सकता है, इतनी टिपिकल बात नहीं होती। अभी मैं आपको चलते चलते ना एक बात समझा देता हूँ। होपफुली मेरी कल 2 घंटे की क्लास होगी, है ना, अगर टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं रही और आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व कि कोई प्रॉब्लम ना आए क्लास को करने में, ठीक है। तो वो टाइम आपको सर फॉरवर्ड कर देंगे, तो अपन उस पे जब पैनल पे होंगे तो अपन उसको कर लेंगे, दिक्कत की बात नहीं। अभी मैं आपको ना क्वेश्चंस के टॉपिक दिखा देता हूँ कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन इन्होंने पूछे। तो पहला टॉपिक हमने देखा था डाटा सफिशिएंसी वाला,
ठीक है, ये इन्होंने टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस का देखा है। तो एक सजेशन मेरा और है, अगर आप लोग खुद से क्वांट पढ़ना चाहते हो, जब तक आपके पास टाइम है, इवन अभी है 10 to 15 डेज, तो आप प्लीज 2 से 3 टॉपिक कवर कर लीजिएगा। इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल। एक टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज और नंबर सिस्टम, केवल 4 टॉपिक आप प्लीज कर लेना। आई एम श्योर कि आपको 5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, ठीक है, आराम से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सर कैन यू रिपीट द टॉपिक? सर कैन यू रिपीट द टॉपिक? हाँ हाँ प्लीज मेंशन करो ना। मैंने फर्स्ट बोला आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। अपन आगे चले, जी सर। एवरेज, एवरेज, जी सर। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, जी सर। एंड नंबर सिस्टम, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। इतना करके 5 क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी तो एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर से मिल जाएगा। क्यों? कि अभी इन्होंने क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी है ना। पहले जब क्वेश्चंस कम होते थे तो इनके पास ऑप्शन बड़े कम होते थे, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही क्वेश्चंस पिक करते थे। अभी जब नंबर मतलब ऑप्शन उनके पास क्रिएट हो गया कि अपन ज्यादा क्वेश्चन डाल सकते हैं, तो अब 1-2 क्वेश्चन लगभग हर चैप्टर से मिल जाता है। आपको प्रॉफिट लॉस से भी मिलेगा, परसेंटेज से मिलेगा, है ना, रेशियो से भी मिलेगा, है ना, क्योंकि रेशियो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो, तो अपन सेकंड क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि तो मैं आपको एक बार टॉपिक कंसिडरेशन कर देता हूँ, क्योंकि सॉल्व करना मेरे लिए ना कैलकुलेटिव एरर होगी, क्योंकि अगर मैं वर्बली सॉल्व करूंगा तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वर्बली थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, जो बताया वही पूछ लिया। मैं पहली बार ही देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैंने देखा नहीं था क्वेश्चन पहले भी। तो देखो पहले इंग्लिश में कंसीडर करते हैं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर इज 4 टाइम ऑफ 5th नंबर, ठीक है। फाइंड द 5th नंबर। अब देखो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्होंने डाटा सफिशिएंसी में ही सारे के सारे क्वांट को पूछना होता है। टॉपिक कोई भी होगा उसको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, बिकॉज इट्स यूपीएससी, इट्स नॉट अनदर एग्जाम कि भाई आपने कोई वनडे एग्जाम देना है तो उन्होंने क्वेश्चन आपसे जनरल कर लिया, वो जनरल क्वेश्चन नहीं करने वाले। बट जनरल अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप डाटा सफिशिएंसी को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप लोग मुझे अलाउ करते हो और अगर सर इसके लिए एग्री करेंगे तो डाटा सफिशिएंसी के मैं आपको कुछ पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा, ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी का मार्केट में कंटेंट आपको इजीली नहीं मिलेगा, बिकॉज ये अभी रिसेंटली पिछले 1-2 साल में ही मार्केट में ज्यादा क्वेश्चंस मतलब एग्जाम्स में बन रहे हैं, ठीक है। तो वो अपन एक बार सर से बात कर लेंगे, वो कर लेंगे अपन आपस में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हाँ जी आई एम सॉरी टू से, प्लीज सुनाई नहीं दे रहा है सर। पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं शायद, पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा आप। हाँ ठीक है। चलो अपन उसके बाद चलते हैं। तो मैंने आपको बस इतना समझाना था कि दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ डाटा सफिशिएंसी इंक्लूडिंग विद द कंसेप्ट ऑफ एवरेज। मींस कि अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो, और अगर आता होगा तो कोशिश जरूर कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस की होगी तो श्योर कर लोगे, अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो कोशिश कर सकते हो, वो 50-50 में जाएगा, ठीक है। अगर अपन आगे चलें तो हिंदी में क्वेश्चन दिया है, आई थिंक उर्दू में भी दिया है, ठीक है। तो देख लेना आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, पीडीएफ टेलीग्राम पे पहले से ये वाली अपलोड है। तो देखो अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है होपफुली, ठीक है। तो इन्होंने बोला है जो बॉक्सेस हैं कुछ 1 2 3 4 आर, है ना, तो एक रो में इन्होंने कैप्ट करने, ठीक है। तो कुछ ब्लू बॉल्स हैं, एडजेसेंट बॉक्सेस हैं, तो सिंपली पूछा कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई देखो अगर टॉपिक अगर मैं आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो सबसे पहले तो टाइम चाहिए, दूसरा टाइम के साथ लिखने का ऑप्शन चाहिए। बट आप जनरली अगर इसको समझना चाहते हो आप इतना समझ लो कि दैट इज द कॉमन क्वेश्चन विद द प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिंपल एक रो है, उसमें आपको 5 चीजों को बिठाना है, ठीक है। रेड और ब्लू बॉल एक ऑप्शन दे रखा है, इधर कि उनके पास एक रेड हो या ऑड हो, या उनके पास एडजेसेंट बॉक्सेस हो, ठीक है। तो इन दैट केस यू कैन कंसीडर ऑल दी थिंग्स। और अगर आप हिंदी में इसको रीड करना चाहते हो तो बोला है कि 1 2 3 4 5 जो बॉक्स हैं वो पंक्ति में रखे गए हैं, उनमें से या 2 लाल या 2 नीली कैनों से भरे जाने, ताकि कोई भी खाली ना रहे, ठीक है। तो कितनी अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्योंकि अपन मैंने आपको बोला था कि परम्यूटेशन एंड प्रोबेबिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अगर अपन अगले चलें तो अगला क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम का है। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ डिजिट इतना वेयर इज ए नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दैट, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर नंबर के डिजिट आपको दे रखे हैं तो एन की वैल्यू आप चेक कर सकते हो सम रख के, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर सिस्टम का ही है।
अगला क्वेश्चन अगर देखोगे तो ये डिविजिबिलिटी का है, तो ये भी नंबर सिस्टम का है। आपसे रिमाइंडर पूछा है, बोला है कि 1 से लेके 97 तक अगर सारे के सारे डिजिट को लिखा जाता है तो 16 से डिवाइड करने पे, तो याद रखना 16 की डिविजिबिलिटी लास्ट के 4 डिजिट में होती है। तो अगर आपको रिमाइंडर पता हो करना होगा तो आपको सारे नंबर में डिवाइड लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट होंगे 9697, केवल आप अगर इसमें 16 से डिवाइड लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इवन अगर 96 पहले से अगर 16 से डिविजिबल होगा, ठीक है, तो आपको लास्ट 2 डिजिट में भी लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप इतना समझो कि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 1 से लेके सारे नंबर 97 तक लिखे हैं। आपसे बोल रहा है कि 16 से डिवाइड लगा के आप रिमाइंडर बताओ, तो जनरली जिन बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता होगा वो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्विट कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्विट करने के लिए नहीं बना है, ये क्वेश्चन सिंपली कह रहा है कि आपको क्या आप डिविजिबिलिटी ऑफ 16 जानते हो। अगर आप जानते हो तो आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 16 कहती है कि लास्ट के 4 डिजिट के अंदर आपको डिवाइड लगाना है, जो भी रिमाइंडर आएगा दैट विल बी रिमाइंडर, ठीक है। अगर अपन आगे चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो एलसीएम एचसीएफ से रिलेट करता है, ठीक है। तो बोलता है कि 3 अनदर प्लेसेस हैं, स्टेप उनकी लेंथ दे रखी 63, 70 और 77। तो पूछा है कितनी डिस्टेंस होगी जहाँ पे वो लोग होल स्टेप में मिलेंगे, ठीक है, सारे एक साथ जगह मिलेंगे। तो ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है। अगर अपन आगे चले तो इन्होंने एक क्वेश्चन डाला है, द इनकम ऑफ 40% मोर देन द बी, ए गॉट 25% राइज इनकम एंड बी गॉट इतने परसेंट इनकम। तो परसेंटेज का क्वेश्चन आपको जनरली, ठीक है, मिल रहा है गोल्डन फॉर्मूले से। अगर आप इसको आपने पहले परसेंटेज सॉल्व करा होगा किसी ने, तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी पीवाईक्यू को लेके हम लोगों का डिस्कशन बैकएंड पे है, तो आप लोग वरी ना हो, अभी कमेंटमेंट हम नहीं कर सकते, तब तक आपको प्रोवाइड करेंगे। बट वी आर प्लानिंग कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनका एक पीवाईक्यू अपन टाइमली शेयर कर लेंगे, ठीक। चलो इसके बाद अगर अपन आगे देखें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस लास्ट ईयर आरसीए ने पूछा है, ठीक है। तो दैट विल बी आल्सो क्वेश्चन ऑफ रेशियो, ठीक है। तो बोला है एक रेलवे का फेयर है एयर कंडीशन स्लीपर का और एक ऑर्डिनरी स्लीपर का, तो उनका दे रखा है, ठीक है। पैसेंजर की ट्रेवलिंग दे रखी है कि इस रेशियो में पैसेंजर हैं दोनों में, तो कलेक्शन दे रखा है इन्होंने। तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग मल्टीप्लाई मेथड, क्योंकि अगर आपको प्राइस का पता है, सीट का पता है कितनी सीटें हैं, तो मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू मिल जाएगा। तो उसी रेशियो में इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने रेशियो पहले पढ़ा होगा दे कैन सॉल्व इजीली, अदरवाइज आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। एक आदमी अपने माल का निश्चित मूल्य पे बेचता है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 20% लाभ कमाता है, 10% की वृद्धि होती है, 8% 10 पे बेचता है। तो पूछा है कि अब देखो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता है तो पहले मेंशन कर देता है, क्योंकि इस क्वेश्चन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो उसने बोला है करेक्ट इन 1 डेसिमल प्लेस। तो कई बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूरा पढ़ते नहीं है और कैलकुलेशन करते रहते हैं, फिर बाद में देखते हैं पता चला कि यार ये तो क्वेश्चन अपन बहुत देर करके कर लिए थे। तो कभी भी ध्यान रखना, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार ऑप्शन ये देख लें कि ऑप्शन नियर बाई दे रखा है उसने या किस तरीके से दे रखा है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार मुश्किल होता नहीं है, अपन खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने को मिला है, जिसको अपन सॉल्व करने के लिए अपन कॉपी पेन की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन फिर से है, ठीक है। बोल रहा है कि एक मिल्कमैन के पास 40, 30 और 20 लीटर के रेस्पेक्टिवली कंटेनर्स हैं, ठीक है, जिनमें क्वांटिटी दे रखी है 87.5, 80%, 90%, और उनके रेशियो दे रखे हैं कि इतने इतने रेशियो में उनको मिलाया गया है। तो रेशियो पूछा है टोटल मिल्क को, अगर उनको एक साथ मिल्क कर दिया जाए टोटल, है ना। आप ऐसे समझो कि 40, 30 लीटर, 20 लीटर इनके पास कुछ कंटेनर्स हैं, जिनमें से 87%, 80%, 90% तीनों कंटेनर में जो है मिल्क और वाटर है। तो उनके रेशियो दे रखे हैं कि इस रेशियो में अगर वो तीनों हो तो उनको मिलाने पे फाइनल रेशियो क्या मिलेगा। तो इसको अपन एवरेज प्लस रेशियो दोनों का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे हम मिक्सचर एंड एलिगेशन कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एवरेज और रेशियो को मिला के जो टॉपिक बनता है इसी को अपन बोलते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। क्यों? क्योंकि जहाँ आपको एवरेज मिलेगा, क्योंकि आप अगर एलिगेशन वही लगा सकते हो जहाँ पे एवरेज गिवन होता है, और जब आप रेशियो आएगा तब भी वो चीज मिक्सचर करोगे, आप बिना रेशियो के मिक्सचर नहीं बना सकते हो आप, क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज में मिलाने को ही अपन रेशियो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, ठीक है। तो इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यू कैन आल्सो रीड दैट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलेंगे तो एक्स वाई जो है आपके 2 पर्सन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं तो टूवर्ड्स द टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आप टॉपिक अपने आप में पेंट होता है। इसके बाद कंसीडर करें तो अगला क्वेश्चन फिर से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो कंसेप्ट होता है वो ट्रेन का भी इंक्लूड होता है,
ठीक है, तो होपफुल यहाँ पे भी इन्होंने ट्रेन वाले कंसेप्ट को यूज किया हुआ है। आगे अगर अपन चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो राम एंड श्याम रेस वाला क्वेश्चन, ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कंसीडर होता है। और अगला क्वेश्चन देखोगे तो हमने सॉल्व कर लिया था। तो अभी ओवरऑल हमने देखा कि लगभग 4 क्वेश्चन हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से थे, बाकी क्वेश्चन चैप्टर से एक एक क्वेश्चन सभी से देखने को मिला है। ठीक है, तो अब मेरा आपको सजेशन ये होगा कि जिन लोगों का क्वांट पे होल्ड अच्छा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप क्वांट की टेंशन ज्यादा नहीं लो, आप कुछ ऐसे टॉपिक्स आप उठा लो आराम से जिन टॉपिक्स को आपने पहले से या तो पढ़ रखा हो, क्योंकि देखो अगर मैं किसी टॉपिक का नाम लूंगा, हो सकता है आप में से कुछ ने वो टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, तो आप बोलोगे सर हम तो छोड़ दें इसको, तो ये आपको खुद पता होगा कि किसका किस टॉपिक पे होल्ड कैसा है। तो यू कैन गो विद योर प्रिपरेशन। मेरा सजेशन ये था कि जो जो टॉपिक्स मैंने आपको भी सेशन की स्टार्टिंग में बताए थे, उन टॉपिक्स को अगर आप कर लेते हो तो मैं लिख के ये बात तो गारंटी श्योरिटी अपन बोल सकते हैं कि आप 10 to 15 क्वेश्चन के बीच में सेम ही चैप्टर से क्वेश्चन करोगे। अब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ये आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो आपके पास कॉन्फिडेंस होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो मीनिंग ये निकला कि अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो 10 to 12 क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर लोगे, बिकॉज 5 से 6 क्वेश्चन इजीली रीजनिंग के सॉल्व कर लोगे। रिमेनिंग आप जो भी, क्योंकि सारे चैप्टर्स आपने, सारे क्वेश्चन आपने देखा, क्वांट के भी इतने टफ थे नहीं कि जो आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो अभी होपफुली मेरी तरफ से चीजें ओवर है। आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज एक बार क्वेश्चन, अगर आपके डाउट्स हैं कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज 2 मिनट का टाइम। सर जैसे प्रॉब्लम है कि जैसे आप टाइम एंड वर्क बोले या फिर प्रॉफिट एंड लॉस बोले, सर जब हम पढ़ते हैं ना सर, तो पढ़ लिए सर उसका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लगाने लगे, तो सर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जितना हम पढ़ के जाते हैं ना सर, क्वेश्चन में एक स्टेप उससे ज्यादा दे देता है जब भी अगला क्वेश्चन लगाने जाते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, अभी इसका रिप्लाई करूंगा एक बार अगर आप मुझे टाइम दो तो। जी सर। ठीक है, देखो असल में होता क्या है कि एग्जाम कोई भी टॉपिक क्या होता है ना, बेसिक से क्रिएट होता है। अब हमको लगता है कि अगर हमने बेसिक पढ़ लिया तो टॉपिक कंप्लीट हो गया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। किसी भी टॉपिक के 3 लेवल होते हैं, एक बेसिक, एक मॉडरेट और एक टफ। तो हम क्या करते हैं जनरली, या तो बेसिक क्वेश्चन देखे होते हैं या मॉडरेट देखे होते हैं, तो टफ क्वेश्चन हमने देखे तक नहीं होते। जब देखे तक नहीं होते तो पहली बार एग्जाम में देखते हैं, और जब एग्जाम में देखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो इसलिए मेरा एक सजेशन ये होगा कि जिन टॉपिक्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करो। अच्छे से मीनिंग कि आप उस टॉपिक का कितना भी टफ क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको बना पाओ, और इसके लिए आपको टाइम देना होता है। देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मेरे पास 3 क्लासेस हैं, तो होपफुली मैं किसी भी एक टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवा सकता हूँ, लेकिन सारे तो फिर भी नहीं करा पाऊंगा, पॉसिबल नहीं है ग्राउंड लेवल पे, जो सच बात है। ठीक है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आप इन टॉपिक्स को करोगे और अच्छे से करोगे। अब देखो होगा क्या कि आपके सोर्सेज बहुत मैटर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी प्रॉब्लम अगर सॉर्ट आउट करनी हो तो इसका एक वे में बताता हूँ, जो इवन मैंने बहुत ज्यादा इस चीज में इंटरेस्ट कभी नहीं लिया, बट मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी टॉपिक के आपके पास टाइप वाइज नोट्स होनी चाहिए। एग्जाम्पल मान लो मैंने टाइम एंड वर्क उठाया, तो आप टाइम एंड वर्क के लोग क्या करते हैं कि कॉपी भर लेते हैं टाइम एंड वर्क से। कभी भी नोट्स कॉपी भर के नहीं बनाए जाते। नोट्स का क्या होता है कि हर टाइप का 2 क्वेश्चन आपकी नोट्स में होना चाहिए, हर टाइप का 2। और किसी भी चैप्टर में 25 से 30 टाइप से ज्यादा नहीं बनते। कुछ चैप्टर्स में तो 10 to 15 ही टाइप्स बनते हैं, कहीं में 20-25 तक भी जाते हैं जो बड़े चैप्टर्स होते हैं। अगर आपने सारे के सारे टाइप्स को अच्छे किसी सोर्स से, सोर्सेज मैटर, बिकॉज हो सकता है आपने कोई ऐसा सोर्स ले लिया जिसमें बेसिक क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली आपने 2 का खाना है ना। आप मान लो किसी ऐसी ट्रेन में बैठ गए जो आपके डेस्टिनेशन तक नहीं जाती, तो आपको रास्ते में छोड़ देगी वो। तो आप बोलोगे मैं तो ट्रेन से ही आया था लेकिन पहुंचा नहीं, तो उसमें गलती आपकी भी है, क्योंकि ट्रेन का आपने देखा किस लिए बनी है। तो मीनिंग ये निकला कि आप जो नोट्स बनाओ, वो नोट्स एक ऐसे सोर्स से होने चाहिए जहां पे मैक्सिमम टाइप कवर हो। प्लीज वन मोर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आप लोग अपने सवाल पूछिए। सर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन कितने आते हैं? मैम एक्चुअली अगर मैं इसको आरसीए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आरसीए क्वेश्चन क्या करना होता है कि इसके पास पहले तो 10 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन होते थे, जिसमें दो सब्जेक्ट होते थे, रीजनिंग और क्वांट। तो 23 में पहली बार ऐसा हुआ कि 20 क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा परसेप्शन इंडिविजुअल अगर बताऊं, क्योंकि एक मैं हम एनालाइसिस नहीं कर सकते और मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूं, तो कोई ऐसा रिप्लाई भी नहीं करना पसंद करूंगा।
मैं एक सजेशन दूंगा कि प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, इन दो में से एक ही क्वेश्चन आता है अभी जो हमने देखा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब यूपीएससी ने लास्ट ईयर पेपर दिया तो उस पेपर में 5 क्वेश्चन थे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो होपफुली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के आप 3 टाइप कवर कर लेना। आपको बता देता हूँ। पहला, फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स, मतलब कि पर्टिकुलर इतने डिजिट को लेके हम कौन कौन सी नंबर्स बना सकते हैं, कितने नंबर्स बना सकते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं फॉर्मिंग ऑफ नंबर्स, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा, आप कवर नहीं कर पाओगे सारा, प्रैक्टिकली आसानी से पॉसिबल नहीं है। ज्यादा लोड लोगे तो रिवीजन में नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन एग्जाम में वैसे भी टफ लगेगा। दूसरा एक टॉपिक होता है एनाग्राम। एनाग्राम मीनिंग, जैसे मान लो सपोज किसी का नाम श्वेता है, तो अब मान लो श्वेता अगर किसी का नाम है तो बोलेगा श्वेता नाम के लेटर का यूज करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। इट्स नॉट कंसिडरेबल कि ऑल वर्ड शुड बी मीनिंगफुल। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं इनको बोलते हैं अपन एनाग्राम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो जनरल रीजनिंग में भी अपन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि उसका कंसेप्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही निकला है। बोलेगा कि एक पार्टी में 15 लोग थे, अगर उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो टोटल हैंडशेक्स कितने हुए, या 4 कपल थे तो, और कपल भी मैरिड, चारों कपल मैरिड ने बोला कि जो सेम जेंडर लोग होंगे वो तो एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, और जो अपोजिट जेंडर पर्सन होंगे वो एक दूसरे को हैंडशेक करेंगे। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वो नमस्ते करेंगे। तो आपसे पूछेगा कि टोटल कितने हैंडशेक्स हुए, कितने नमस्ते हुए, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, टोटल अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो इन माय 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस आई एम श्योर इसके ज्यादा बाहर वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिकॉज वो ऑलवेज प्रैक्टिकल चीजों पे बात करता है। आप अगर यूपीएससी को समझना चाहते हो ना तो सर जो लास्ट टाइप आपने बोला उसको किस नाम से जानते हैं? एनाग्राम के बाद जो आपने टाइप बताया टोटल हैंडशेक कितने, उसको नमस्कार, उसको इसी नाम से जानते हैं, हैंडशेक्स एंड नमस्कार, है ना। तो मैंने आपको अभी कुछ बोलना था, फॉरवर्ड दैट, सॉरी। मैंने बोला कि अगर आप यूपीएससी को अगर समझना चाहते हो तो हर एक कंपोनेंट में यूपीएससी किसी भी चीज के एप्लीकेशन पे बात करता है। ठीक है, और आप अगर यूपीएससी का किसी, अगर जैसे एंट्रेंस आरसी का आप दे रहे हो तो यहाँ पर भी आपको समझनी पड़ेगी कि कमीशन वही पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करेंगे यूपीएससी करता है। हाँ, लेवल थोड़ा डिफरेंट होगा बिकॉज कि उन्होंने आपको यूपीएससी के लिए तैयार करना है, तो नो डाउट यूपीएससी से लेवल डाउन होगा, क्योंकि वो तो आपको ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप पे इन्वेस्ट करके उनको आउटपुट मिलेगा। तो ऑब्वियसली बात है, लेवल थोड़ा डाउन होगा, लेकिन आप थोड़ा टच में जा सकते हो, है ना। आप बोल सकते हैं कि यूपीएससी का मॉडरेट लेवल अगर आप कर रहे हो तो आप आरसी का कर लो। ठीक है, तो होपफुली देखो, मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा, है ना, ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि जो पीवाईक्यूज है या एक्सपेक्टेड जो भी टॉपिक्स की, अगर मान लो अपने पास कुछ सेशंस अगर अवेलेबल हो पाते हैं, या फिर बाद में कुछ ऐसा प्लान होता है कि जो अपन सीसेट का जो लॉन्च कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अगर तनवीर सर की तरफ से अगर तरह की अनुमति मिलती है कि उसमें आरसी वाले भी अगर अलाउ होते हैं, अगर दे विल नॉट डिस्टर्ब, तो उसमें आपके लगभग 7 to 8 टॉपिक्स में क्वांटिटी करा दूंगा, है ना। लेकिन आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू दैट कि मैं करा दूंगा, बिकॉज क्योंकि ये मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। ठीक है, सो प्लीज आई एम सॉरी। अनदर क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 15 का सर क्वेश्चन नंबर 15 का आरसी आंसर की में वो ऑप्शन सी दिया हुआ है, वो मैं भी ट्राई किया था करने का, साइकोटिक वाला, बट वो एक बार मैं लिख लेता हूँ। जी सर, लेता हूँ जो उसका था ना, सॉरी, कोडिंग डिकोडिंग। यस सर, उस ये वाला। ठीक है, एक्चुअली ना यहाँ पे 2 केस बनेंगे। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा, क्योंकि अब रीजन बताता हूँ क्यों होगा। अगर उसने RO को RO लिखा है, इट मीन्स कि उसने बीच वाले उसका पैटर्न चेंज नहीं किया। अगर उसको OR लिखता तो वी कैन कंसीडर दैट कि उसने मिडिल टर्म्स के पैटर्न को चेंज करा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट सर, मैं भी उसी अकॉर्डिंग किया था। हाँ, अब पता ही क्या होता है, कई बार देखो यूपीएससी भी जब आंसर की देता है तो कई बार उसके भी ऑप्शंस क्लेम करने के लिए आते हैं। कोई भी कमीशन जब आंसर की देता है तो मे बी पॉसिबल कि बंदा टाइप करने वाले ने गलत टाइप कर दिया, या बंदे ने आंसर तो सही सॉल्व करा, जो भी आंसर की क्रिएट कर रहा है, लेकिन लास्ट ऑप्शन में ऑप्शन लगाते टाइम कोई एरर हो गया। ये एरर हमसे भी हो जाता है कभी। आप अगर एग्जाम में बैठते हो तो अगर आपने ए सर्किल करना है, आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन बी सर्किल हो गया, है ना। तो मैं तो बस, अगर आप मेरे से ओपिनियन लोगे तो मैं भी ऑप्शन की तरफ जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि ये रीजनिंग है
तो वी कैन नॉट फोर्स कि नहीं ऐसा ही होगा, बट अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, क्योंकि आर ओ को अगर आप रिवर्स करोगे तो ओ आर पैटर्न बनेगा। अगर सी ऑप्शन अगर आपको जाना है, सी के लिए आपको ओ आर करना पड़ेगा, तो ही आप जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। इनकी गवर्नमेंट आई फाइन सर, थैंक यू। समझ रहा है? ओके, नहीं हेलो मेरी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में सर मैं स्टडी तो कर लेती हूँ, बट जब मैं खुद से PYQs लगाती हूँ तब मेरा सॉल्व नहीं होता। आप मेरी बात समझो, देखो इस क्वेश्चन के ना बहुत मल्टीपल रिप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि बिलीव सिस्टम का है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि जब आप कोई चीज पढ़ो ना, तो पढ़ने का एक पैटर्न होता है ऑलवेज। देखो मैं आपको सच बताऊं तो जब मैंने टीचिंग स्टार्ट करी थी तो आई थिंक 19 ईयर ओल्ड ओनली, ठीक है। तो 19 ईयर ओल्ड का बंदे को कोई टीचर के लिए क्यों नहीं मतलब बोलेगा कि आप पढ़ाओ, तो बच्चा ही था, आप समझ सकते हो। बट मैंने एक चीज समझी एज ए स्टूडेंट, अगर उन्होंने अच्छे से हैंडल किया होता ना वाला नहीं करना कि पढ़ना ना एक सिस्टमेटिक प्रोसेस का नाम होता है। स्टडी इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस से पढ़ते हो और आप टॉपिक को लिंक कर सकते हो, बेटर लिंकिंग, आप जिनसे पढ़ रहे हो आपको पता है कि कौन से टाइप को किस टाइप के बाद मुझे पढ़ना चाहिए, तो आपको एक अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी के अंदर में कंसेप्ट क्लियर होता है, एक कंसेप्ट जनरेट होता है। उस कंसेप्ट से आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जो आपने पहली बार देखे। क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट नहीं बनाया माइंड में किसी भी टॉपिक का, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। आप जितने मर्जी जगह पढ़ लो, जितने मर्जी टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर लो, एटलीस्ट आपको सिस्टमेटिक वे में पढ़ते पढ़ते कुछ ऐसे की कंसेप्ट्स हो रहे होंगे या कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे, उनकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो, एक रीजन। दूसरा क्या होगा, कई बार क्या होता है कि हम लोग पेपर में, जैसे मान लो हमने 9 क्वेश्चन सॉल्व करना है और पहले 8 क्वेश्चन टफ आ जाए, मैं लिख के दे रहा हूँ, साइकोलॉजी इस बात को कहता है कि 9वां क्वेश्चन आप गलत सॉल्व करोगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस लेवल पे आ चुका है। तो करना क्या होता है, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हम सोशल वर्क करते हैं बच्चों के, पहले आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिनमें आपकी ज्यादा एनर्जी नहीं वेस्ट होती है। उससे होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।